दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट में जो बीपीएससी एग्ज़ाम होने वाली है उसको ध्यान में रखते हुए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट की तरफ देखेंगे। यानी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो या झारखंड पीसीएस हो या उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, यानी किसी प्रकार के एग्ज़ाम में अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उससे पहले कुछ प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे कुछ हो ना हो आप में कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट को करना ज़रूरी है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने कोशिश किया इस बात को लेकर कि इस सेट पर 120 या 22 क्वेश्चन हैं, तो पहला पार्ट के रूप में आपके पास 50 क्वेश्चन और जो रेस्ट क्वेश्चन बचता है वो सेकंड पार्ट के रूप में आपके पास आएगा। तो आज हम लोग देखेंगे पहला 50 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा इस क्वेश्चन को पूरी तरह से आपको समझाने के लिए एक एक बात को आपके पास में रखूंगा। कोशिश करूंगा कि आपके जितना भी एक क्वेश्चन जितना भी आपका क्वेश्चन बन सकता है या आपके जो भी क्वेरी हो सकता है वो सारा का आंसर दे पाएँ। फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा उस जवाब देने के लिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं, चैनल में नए फर्स्ट जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी? तो इस क्वेश्चन का देखिए आपका ऑप्शन दे रखा हुआ है। इस ऑप्शन को देखते हुए ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट हाथी का जो शुरुआत है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, वो ईस्वी नज़र नहीं आ रहा है। तो ईस्वी का क्या है? 1992 है। ध्यान रखेंगे 1992 है। तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इस वजह से इसका सही आंसर होगा ई। ठीक है, ई आंसर सही होगा। ध्यान रखेंगे हाथियों की जो जनसंख्या है वो कमी हो रहा था, इसीलिए हाथी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हाथी लाया गया था 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? दोस्तों ध्यान रखिए इस बात को लेकर कि हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, ध्यान रखेंगे, या सिंधु घाटी सभ्यता, ये हमारे कह सकते पूरे वर्ल्ड में सबसे प्राचीन सभ्यता है और वो भी एक नगरीय सभ्यता है। इनके बारे में अगर डिटेल में बताऊं तो शायद 1 घंटा लग जाएगी, लेकिन कुछ बातें ध्यान रखेंगे। इसका जो कालक्रम है यानी कालखंड है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक की है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ध्यान रखेंगे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। इसका खुदाई हुआ था 1922 में। ठीक है, खुदाई करता कौन है यानी किसके देखरेख में हुआ था? वो व्यक्ति का नाम है रखाल दास बनर्जी। ठीक है, ध्यान रखेंगे रखाल दास बनर्जी। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट बातें हैं हड़प्पा। तो हड़प्पा स्थल की खुदाई 1921 में हुआ था। किसने करवाया था? तो दयाराम साहनी द्वारा। एक बात और ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो जो स्थल है ये सिंधु नदी किनारे है, जबकि हड़प्पा स्थल है रावी नदी किनारे है। तीसरा स्थल है लोथल, ये आपका गुजरात में है, भोगवा नदी किनारे है और इसकी खोज किया था रंगनाथ राव द्वारा। ठीक है, चौथा स्थल दिया हुआ है कालीबंगा, राजस्थान में है, घग्गर नदी किनारे है, इसकी खोज किया था बीबी लाल या प्लस बी के थापर द्वारा। ठीक है, तो ये चारों स्थल के बारे में, ये हड़प्पा सभ्यता के चारों स्थल है, इंपॉर्टेंट स्थल है। और याद रखेंगे, ये भी याद रखेंगे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को पिगट साहब ने जुड़वा राजधानी कहा था। इसका आंसर होगा ए मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा, ध्यान रखेंगे मूर्ति पूजा का आरंभ, इसका आपका सही आंसर होगा पूर्व आर्य। पूर्व आर्य का मतलब है कि मूर्ति पूजा जब हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखते हैं, हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर भी मूर्ति पूजा हो रही थी या किया जाता था। तो
तो आर्य आने से पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए यहाँ पर उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे भी। और आप लोग चाहें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ वीडियो बन चुका है, आप देख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उत्तर वैदिक काल सबको, मौर्य काल, कुषाण काल सबका वीडियो बनाने का और आप तक पहुंचाने का। लेकिन अभी फ़िलहाल सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ वीडियो बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाएंगे और आपको मिल जाएगा वहाँ पर। जिसका सही आंसर होगा पूर्व आर्य, यानी कहने का मतलब आर्य आने से पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता में ही मूर्ति पूजा होता भी था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? ठीक है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा ध्यान रखेंगे कि महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो बनाया गया था वो है आपका कुषाण काल में। ठीक है, कुषाण काल में। तो यानी महात्मा बुद्ध का खड़ा हुआ मूर्ति, बैठा हुआ मूर्ति, पलथी मार के मूर्तियाँ जो बनी हैं वो कुषाण काल में बनी हैं। तो कुषाण काल का ये बातें हैं। ठीक है, न गुप्त काल का, न मौर्य काल, न गुप्तोत्तर काल का। ध्यान रखें कुषाण काल में इसका मूर्ति बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है? ध्यान इस बात का रखेंगे कि ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है जामनगर, ठीक है, जामनगर जो दिखाई पड़ रहा है ये कहाँ पर है? गुजरात में। ध्यान रखेंगे गुजरात में। लेकिन वहाँ पर नहीं, एक बात ध्यान रखेंगे, ये जो परिसर बन रहा है यानी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बन रहा है, ये बन रही है लोथल में। ठीक है, लोथल। अभी मैंने आपको बताया लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है जो गुजरात में है। इसे हड़प्पा सभ्यता के समय इसे बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो ये कहाँ बन रहा है? लोथल में। इसलिए आपका आंसर सही होगा, सही आंसर होगा ई। ठीक है, तो ये लोथल कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं। यह निम्न में से किस ग्रंथ में कहा गया है? तो देखिए यहाँ पर कुछ ग्रंथ दिया हुआ है, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, गीता और महाभारत। ठीक है, तो एक बात तो इस बात ध्यान रखेंगे कि ये चीज़ें तुम्हारा अधिकार क्रम पर है, फल की प्राप्ति ना करें, ये गीता में कहा गया है। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचनाकार पाणिनि है, आपको पता होगा। ठीक है, तो गीता में ये चीज़ कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। आगे देखिए सुमिलित करने के लिए दिया हुआ है, तो सुमिलित करने के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी प्रकार है। देखिए पाणिनि के बारे में अभी मैं बताया कि पाणिनि जो है वो लिखने वाले व्यक्ति, पाणिनि अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। ठीक है, वत्स्यायन कामसूत्र, ठीक है, इसने लिखा। चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र और कल्हण ने लिखा राजतरंगिणी। ठीक है, यानी इसका सही आंसर होगा ए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ठीक है, ध्यान रखेंगे पाणिनि ने लिखा अष्टाध्यायी, वात्स्यायन ने लिखा कामसूत्र, चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र और कल्हण ने लिखा राजतरंगिणी। ध्यान रखें इस बात को लेकर कि अर्थशास्त्र मौर्य शासन काल के राजनीति के बारे में किताब है। ठीक है, राजनीतिक किताब है। राजतरंगिणी कश्मीर के बारे में, कश्मीर के इतिहास है। ध्यान रखेंगे कश्मीर के इतिहास है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रख कर काम करना है। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो एग्ज़ाम देने आप जा रहे हैं उस एग्ज़ाम में कुछ सारे जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप कोशिश करेंगे पहले प्रैक्टिस सेट करके जाएंगे ताकि आपका क्वेश्चन वहाँ छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सूफी संत के विचारों को सिख के धर्मशास्त्र आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो सिख के धर्म ग्रंथ, आदि ग्रंथ जिसे कह सकते हैं, तो आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। सबसे पहले इस बात को याद रखेंगे कि आदि ग्रंथ को लिखा था किसने? ठीक है, तो लिखा था अर्जुन देव ने। अर्जुन देव के बारे में एक बात और याद रखेंगे, ये सिख के 5वें गुरु हैं। जहांगीर ने इसे फांसी की सज़ा दे दिया था। ठीक है, जहांगीर ने दिया था। तो आदि ग्रंथ में एक सूफी संत के विचारों को लिया गया है, ठीक है, संकलित किया गया है। उसका नाम क्या है? तो याद रखेंगे फरीदुद्दीन
दिन गज ए शकर, ठीक है, इसी का विचार को संकलित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं? तो ये आपका सही आंसर होगा इसमें, चित्रकला का दर्शित करते हैं। मीराबाई, याद होगा मीराबाई के बारे में, कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है मीराबाई, ठीक है। तो मीराबाई के बारे में क्वेश्चन है कि मीराबाई समकालीन थे, किसके समकालीन थे? तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक या रामकृष्ण परमहंस के, ठीक है। तो याद रखेंगे कि मीराबाई समकालीन थे चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। ये बंगाल के बहुत बड़े आप कह सकते हैं संत हुआ करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने ही कहा था कि इसकर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आप भक्ति में लीन हो जाइए, ठीक है। इसीलिए देखेंगे बंगाल में अक्सर 24 प्रहर होता है, वही कृष्ण और राम का नाम जपते रहते हैं। उसी प्रकार बिहार में भी रामधुनी होते रहता है, यानी अगर आप भगवान तो ऐसे आपके पास आएगा नहीं, ईश्वर आपके पास ऐसे आएंगे नहीं, तो उसको चाहते हैं दिखाई आप चाहते हैं तो उसका रामधुनी करना पड़ेगा, कृष्ण धुनी करना पड़ेगा, यानी उसकी भक्ति में लीन होना पड़ेगा, ठीक है। ये चैतन्य महाप्रभु का है, लेकिन मीराबाई का समकालीन क्वेश्चन था, चैतन्य महाप्रभु इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो याद रखेंगे सम्राट अशोक, ठीक है। अशोक के बारे में सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अकबर की बात है, ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो याद इस बात का रखेंगे कि अकबर के बारे में कभी दोबारा अगर फिर से कोई क्वेश्चन आए तो मैं बताऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अकबर एक ऐसे शासक हैं, महान शासक हैं, इनके बारे में बताना बहुत मतलब क्या बोला जाए, बहुत लंबी कहानी इनकी। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा यहाँ पर वो होगा मोहम्मद हुसैन, ठीक है। जरी कलम की उपाधि दिया गया था मोहम्मद हुसैन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो दक्षिण में बहमनी राज्य के संस्थापक जो थे वो थे हसन गंगू, ठीक है, याद रखेंगे हसन गंगू। एक बात और ध्यान रखें इसमें कि बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1346 में हुई थी, ठीक है। साथ साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह जो हसन गंगू है जब अपने सत्ता पर बैठे तो अपने नाम चेंज किए, और नाम चेंज करने के बाद उसने नाम रखा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से बहमनी साम्राज्य का स्थापना किया था दक्षिण भारत में, ठीक है। और ये कालक्रम आप देखेंगे ये MBT का कार्यक्रम है, ठीक है, MBT का कालक्रम है। तो याद रखें उस समय ये सत्ता पर आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत में राज्य का आय का मुख्य स्रोत क्या था? देखिए ये सब चीज़ें बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है। भूराजस्व, क्योंकि उसमें कोई और टैक्स लगता नहीं था, एकमात्र भूराजस्व टैक्स था, वही था मेन चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्व कर लगाया जाता था, तो सर्व कर किस पर लगाया जाता था? याद रखेंगे वो है आपका सिंचाई पर, ठीक है, सिंचाई पर लगता था। ये कौन लगाया था? FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने इसने लगाया था सर्व कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति पुनर्जागरण का जनक कह सकते हैं, क्योंकि इसने भारतीय जनमानस को जगाया। इसका एक तो कह सकते हैं इसका 2 पत्रिका संवाद कुमुदी और मृत्युल अखबार द्वारा भारतीय समाज को जगाया। दूसरी बात है इसने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। कब किया था आपको पता है? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की है, और ब्रह्म समाज द्वारा ही सती प्रथा को बैन करने में कामयाब रहा। उस समय हमारे यहाँ वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ करता था। विवेकानंद का भी अपनी क्या बोला जाए उपलब्धि है, रविन्द्रनाथ टैगोर का अपनी उपलब्धि है, दयानंद सरस्वती का अपनी उपलब्धि है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है 16 नंबर का,
निम्नलिखित सूची 2 दिया हुआ है, इसको मिलान करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, मिलान करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अभी भी उन्हीं के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हो गया। तो प्रार्थना समाज, ठीक है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा डी रानड़े। ठीक है, ब्रह्म समाज मैंने अभी बताया राजा राम मोहन राय। ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण परमहंस रामकृष्ण मिशन यानी विवेकानंद। ठीक है, विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। अगर मैं इसको फिर थोड़ा सा और क्लियर करूं तो प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया था? तो वो था 1867 में, 67 में। ठीक है, ब्रह्म समाज का अभी बताया 1828 में। ठीक है, आर्य समाज की बात किया जाए तो 1875 में, और रामकृष्ण मिशन की बात किया जाए तो 1896 में। ठीक है, 96 में। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सूची को मिलान करना है, यानी एक दूसरे से मिलान करना है। देखिए लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को मिलान करना है। तो याद रखेंगे इससे, देखिए यहाँ पर व्यवहरण का सिद्धांत यानी व्यक्तिगत का सिद्धांत, जिसको हड़प नीति कहते हैं, लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक मैंने भी बताया सती प्रथा, इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड रिपन स्वशासन यानी लोकल बॉडी की बात किया जा रहा है, और लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन 1905 की बात किया जा रहा है। ठीक है, आप मिलान करें या ना करें अलग बातें हैं, लेकिन इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी व्यक्तिगत का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन करने का मतलब है कि लोकल बॉडी का स्थापना, और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टप्रधान मंत्रिमंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करता था? ठीक है, तो अष्टप्रधान ध्यान रखेंगे, ये अष्टप्रधान जो हुआ करता था वो थे शिवाजी के समय में। ठीक है, यानी 8 इनके अधिकारी हुआ करता था, उसी को हम लोग अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, अष्टप्रधान कहते हैं। तो 8 कौन कौन हुआ करता था? वो 8 योग्य जो अधिकारी हुआ करता था, उसकी समूह हुआ करता था, जिससे अष्टप्रधान कहते हैं। तो 8 कौन कौन समूह थे याद रखेंगे। पहला है पेशवा यानी प्रधानमंत्री, अमात्य आय व्यय का रखने वाला, इसके बाद वाक्यानबीस राजा के दैनिक कार्य का विवरण देने वाला, इसके बाद सुरनबीस यानी राज्य पत्रों का भाषा शैली का परीक्षक, सुमंत यानी विदेश मंत्री, सर नौबत सेनापति, पंडित राव यानी दानाध्यक्ष, और 8वां हुआ करता था न्यायाधीश। ठीक है, यानी 8 योग्य मंत्री को ही अष्टप्रधान शिवाजी के समय में देखा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य तौर पे कर्नाटक युद्ध जो लड़ा गया था वो थे अंग्रेज और फ्रांसीसी, यानी युद्ध कहीं और हो रहा है, लड़ रहा है कर्नाटक में। ठीक है, और कर्नाटक युद्ध में ही भाग्य तय हुआ अंग्रेज और फ्रांसीसी का ही। ठीक है, कि कौन अब राज करने वाले हैं। ठीक है, याद रखेंगे कर्नाटक युद्ध ही अंग्रेज और फ्रांसीसी के भाग्य तय भी किया। तो याद रखेंगे कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में लड़ाया गया था। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे जो वेदों का पुनरुत्थान की बात करते हैं वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। इसने कहा था वेदों की ओर लौटो। ठीक है, वेदों की ओर लौटो। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर का, वर्ष 1857 के विद्रोह में निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो वो संबंधित कौन नहीं है? वो है उधम सिंह। ठीक है, बेगम हजरत महल कहाँ से जुड़े हुए हैं? ये आपका लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से जुड़े हुए हैं। कुंवर सिंह जो हैं वो आरा से यानी बिहार से जुड़े हुए हैं। मौलवी अहमदुल्ला जो जुड़े हुए हैं वो फैजाबाद से जुड़े हुए। लेकिन उधम सिंह जो दिखाई पड़ रहा है, ये जालियांवाला हत्याकांड आप याद रखेंगे। ठीक है, जालियांवाला हत्याकांड। तो ये जालियांवाला हत्याकांड के समय में जो ओ डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाए थे और कुछ लोग का डेथ हो गया था, कुछ हज़ारों लोग का डेथ हो गया था। तो यही उधम सिंह ने 1940 में लंदन में जाकर ओ डायर को गोली मार दिया था। ठीक है, तो उधम सिंह जालियांवाला हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर
सिपाही विद्रोह जुड़े हुए नहीं हैं। वर्ष 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है आपका सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। इसमें सबसे बड़ी बात ये हुआ था कि इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र दिया गया था, यानी मुसलमान ही खड़ा होंगे प्रतिनिधि के तौर पे और मुसलमान ही वोट करेंगे, तो जीतेगा कौन? मुसलमान ही। यही 1909 का अधिनियम ही पाकिस्तान का बीजारोपण कहा जाता है। ठीक है, तो यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं 1909 का अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, याद रखेंगे गांधी इरविन जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था, याद रखें इस बात को लेकर। तो याद रखेंगे ये हुआ था 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसमें हुआ क्यों था? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन हो रहा था लंदन में और उसमें कांग्रेस ने भाग प्रथम सम्मेलन में नहीं लिया था, तो दूसरा सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को मानना बहुत ज़रूरी था। इसलिए उस समय का वायसराय इरविन हुआ करता था, इसने गांधी इरविन समझौता किए थे। ठीक है, तो किया जाना प्रस्तावित था, तो इसका क्यों किसको मतलब स्थगन किया गया था? वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगन किया गया था। फिर जब वहाँ से लंदन से वापस आए तो फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया, लेकिन फिर वो जान उस आंदोलन में नहीं रहा, अंत में समाप्त हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन है, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के निम्न में से अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, यानी जब देश आज़ाद हो रहा था उस समय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था, यानी कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहा था? ठीक है, याद रखिएगा वो कर रहा था आचार्य JB कृपलानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन दिया हुआ नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ व्यक्त किया था। किसने कहा था ये कि नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ? तो ये कहा था मौलाना आज़ाद द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो अनुच्छेद है, ध्यान रखेंगे, वो है अनुच्छेद 243। देखिए 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। ठीक है, और 74वां जो है वो है नगर निगम की बात करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नगर निगम पंचायत के बारे में 73-74वां संशोधन हुआ था। ये कब हुआ था? याद रखेंगे 1992-93 में हुआ था। ठीक है, और इसका एकमात्र अनुच्छेद है 243। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था तिलक और एनी बेसेंट के मतलब नेतृत्व में किया गया था। 2 होम रूल लीग चला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? ठीक है, किस तिथि से हुआ ये क्वेश्चन दिया गया है। तो याद रखेंगे बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था 7 अगस्त से। ठीक है, 7 अगस्त से इस तिथि का कह सकते हैं आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये बंग भंग आंदोलन क्यों है? तो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, इसलिए ये आंदोलन चलाया गया था। एक बात और ध्यान रखेंगे कि 20 जुलाई 1905 को कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करने का आदेश दिया गया था। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग आंदोलन का शुरुआत कर सकते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हो गया। ठीक है, बंगाल विभाजन हो गया था और उसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 को जानी जाती है। क्या जानी जाती है? याद रखेंगे ये तिथि है आपका महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। दांडी मार्च का स्टार्टिंग है, ध्यान रखेंगे 12 मार्च। ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। ठीक है, 12 मार्च साबरमती से शुरू होता है दांडी यात्रा। उस समय इसके पास गांधी के पास मात्र 78 अनुयायी थे, लेकिन जो ही साबरमती से चलना शुरू किया दांडी की ओर तो रास्ते में इनके अनुयायी बढ़ते चले गए और
जैसे नहीं कहा जाता ये बढ़ते चले गए और कारवां बनता चला गया। ठीक है, तो ये फिर इसके बाद 12 मार्च से चलकर 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं, साबरमती से दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को वहां पर नमक का कानून का विरोध करते हैं या उल्लंघन करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल को, और उसी दिन से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। अगर आप देखा जाए कि साबरमती से दांडी की दूरी देखा जाए तो बहुत जगह में थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन लगभग 250 किलोमीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने कैसे मार डाला था। याद रखेंगे कि मुठभेड़ में गोलियों से। ठीक है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये भागते फिरते थे कि लेकिन गुलाहाबाद का एक पार्क है जिसको अल्फ्रेड पार्क कहा जाता है, उस अल्फ्रेड पार्क में ये बैठे हुए थे और वहीं पर पुलिस ने इसे घेर लिया। चारों तरफ से गोलियां चलने लगी और इसने भी गोलियां चलाई, लेकिन जब देखा कि अंतिम गोली बचा हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद अपने को गोली मार लेते हैं। ठीक है, पुलिस मुठभेड़ में ये मारा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमनाड झील कहाँ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बेमनाड झील कहाँ है। तो बेमनाड झील जो आपके पास है वो है आपका केरल में। ठीक है, केरल में इस बेमनाड झील है। एक ये लेगुन झील है, ये भी ध्यान रखेंगे। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, पुलिकट झील, उड़ीसा में चिल्का झील, तमिलनाडु में भी आप तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील को मान लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। तो कैसे, किधर खिसका है, ध्यान रखेंगे, उत्तर की तरफ खिसका है। ठीक है, उत्तर की तरफ खिसका है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप ग्लोब बनाएंगे। ठीक है, 2 लैंड है, एक है ऊपर में आपका आंगारा लैंड। ठीक है, और नीचे में आपका है जो गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो ये जो आंगारा लैंड है, तो आंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, तो भारतीय जो भूखंड है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो ये गोंडवाना लैंड जो है ये ऊपर की तरफ खिसका है, यानी उत्तर की तरफ खिसक गया है। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा, उत्तर की ओर खिसका है। निम्नलिखित युग में से किसका सुमेलन नहीं है। ठीक है, किसका सुमेलन नहीं है, तो याद रखेंगे ये भोर घाट जो है इसका सुमेलन नहीं है। यहाँ पर भोर घाट में जो आंसर सही होना चाहिए वो होना चाहिए महाराष्ट्र। ठीक है, यानी भोर घाट, ठीक है, भोर घाट और थाल घाट ये दोनों महाराष्ट्र में है। ठीक है, और एक ठो और घाट है जो है कि पाल घाट, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है केरल में है। ठीक है, तो भोर घाट और थाल घाट ये महाराष्ट्र में है, ना कि हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, आप तो सबसे पहले जानिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। ठीक है, नॉर्थ पर है। ये अगर आप भारत को ये कह सकते हैं बीचों बीच में काट देती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और भारत का कुछ राज्य हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को छूते हुए निकलती, जैसे कि आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उधर त्रिपुरा और एक है शायद मणिपुर। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, त्रिपुरा और मणिपुर ही होगा, देख लीजिएगा, या सॉरी मणिपुर नहीं, मिजोरम होगा। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, याद सही से आ गया कि एक गुजरात है, राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 8 राज्यों से गुजरती है और ये भारत को बीचों बीच में काटती है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि सबसे नज़दीक कौन है, अगरतला है, गांधीनगर है, जबलपुर या उज्जैन है। इसका सही आंसर मान यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कि गांधीनगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित कौन नहीं है,
तो याद रखेंगे इसका सुमेलित नहीं है, वो है चेन्नई, भारत का सबसे बड़ा गहरा पत्तन। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ये तीसरा गहरा पत्तन है और ये कृत्रिम द्वारा बना हुआ है। ठीक है, कृत्रिम बंदरगाह है, यानी बनाया गया बंदरगाह है, इसका सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतु प्रवास क्रिया करते हैं, कौन करते हैं? तो भोटिया जनजाति करते हैं। ये आपका उत्तराखंड में मिलता है। ऐसे जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है जनजाति के नाम, सारे के सारे उत्तराखंड में, भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, थारू, सब उत्तराखंड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मिशन फतेह का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिशन फतेह जो लिखा हुआ है ये पंजाब में चलाया गया था, उस समय चलाया था जब कोविड-19 महामारी के खिलाफ पंजाब के लोगों द्वारा किया गया एक प्रयास था। ठीक है, ये याद रखेंगे, ये पंजाब में चला था। ठीक है, पंजाब में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है चलवासी कृषि निम्नलिखित राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये चलवासी कृषि जो पाया जाता है वो असम और बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। और देखिए ये आपका आजकल होता नहीं है, ठीक है, वो समाप्त हो गया है इस तरह कृषि, लेकिन फिर भी जो आपके क्वेश्चन है इसको आप ध्यान रखेंगे, बिहार और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन शीत गर्म धारा है? ठीक है, तो ये आपका है हम्बोल्ट पेरू गर्म धारा, हम्बोल्ट धारा या पेरू धारा, जिसको शीत समुद्री धारा कह सकते हैं। बाकी जितनी भी धारा, ब्राज़ील धारा है, किरोसियो धारा है या गल्फ स्ट्रीम, सब गर्म जलधारा। ठीक है, ये किरोसियो जो जलधारा है ये जापान में चलती है। ठीक है, ये गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा यानी कह सकते हैं आप ब्राज़ील में चलती है। ये गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है ये भी आपका गर्म जलधारा है, जो कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है उच्चतम लवणता पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? ध्यान रखेंगे, उच्चतम लवणता झील वॉन टर्की में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 330 ये लवणता का सूचक है, ऊपर में 1 0, नीचे में 2 बिंदा। ठीक है, 330 पाया जाता है। टर्की वॉन झील वॉन टर्की में पाया जाता है, तुर्की में पाया जाता है। मीर सागर भी सेकंड नंबर पे है। इसके बाद महान साल्ट लेक जो संयुक्त अमेरिका में है वो 3rd नंबर पर है। टोर्नेडो एक तूफान है, इसके कहा जाता है, क्वेश्चन है आपका, टोर्नेडो बहुत प्रबल और उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, कहाँ उठते हैं? ठीक है, किस सागर में उठते हैं? तो याद रखेंगे ये आपका कैरेबियन सागर आप अगर मैप में देखेंगे तो आपको अमेरिका मैक्सिको के पास कैरेबियन सागर दिखाई पड़ेगा, वहीं पे टोर्नेडो, ठीक है, एक तूफान है, ध्यान रखेंगे, एक तूफान है टोर्नेडो। तो ये तूफान के रूप में आपके पास या हमारे पास दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत अवस्थित है, तो कहाँ है? तो समताप मंडल में। याद रखेंगे क्षोभ मंडल में सारी क्रियाएं होती है। ये 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर, यानी अगर आप ध्रुवों के पास देखेंगे तो 8 किलोमीटर में ओजोन मंडल दिखाई पड़ता है, और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक में ओजोन मंडल दिखाई पड़ता है। तो ओजोन मंडल में सारी क्रियाएं होती है, यानी वर्षा होना, तूफान आना, सब कुछ क्रियाएं क्षोभ मंडल में होता है। लेकिन ओजोन जो परत दिखाई पड़ रहा है, ओजोन परत कहाँ अवस्थित होता है? वो समताप मंडल पे होता है। इनकी अधिकतम ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होता है, यानी 18 से लगभग 20 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक समताप मंडल दिखाई पड़ता है। तो उसी समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत का रहना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं रहता है तो जो आदमी को जो कैंसर होगा, स्किन कैंसर, जो ओजोन परत ही रोक के रखते हैं, वरना आदमी को स्किन कैंसर होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे वियना सुमेलित नहीं है। ये जो शहर है, वियना जो शहर है, वो वियना शहर के पास जो नदी बहती है वो है डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी, ना कि वोल्गा नदी। ठीक है, ये नहीं है। बाकी सारा कुछ मिला हुआ है। वॉन राइन नदी किनारे, काहिरा नील नदी किनारे, और न्यूयॉर्क जो अमेरिका में है हडसन नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर सुनिश्चित करना है कि बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बर्लिन याद रखेंगे ये आपका स्प्री नदी। ठीक है, बर्लिन यानी जर्मनी, स्प्री नदी
इसके बाद लाहौर जो पाकिस्तान में है, रावी नदी, न्यूयॉर्क अभी भी बताया आपको, हडसन नदी, और रोम टाइबर नदी। ठीक है, टाइबर नदी। 4 3 2 1 जहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है वो आपका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से किसका सुमेल है, यानी कौन सुमेल है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए तो याद रखेंगे। ओरविले ये पौंडीचेरी में है। ठीक है, वांडुग इंडोनेशिया में है, बट्टिकालोआ ये श्रीलंका में है, लेकिन बैंकनूर यानी बैंकानूर ये यूक्रेन में नहीं बल्कि काजाकिस्तान में है। ठीक है, ये कहाँ है याद रखेंगे, काजाकिस्तान। ठीक है, काजाकिस्तान में है। तो यानी आपका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का आप चित्र देखेंगे तो पूर्वी हिस्सा में एक सींग की तरह निकला हुआ दिखाई पड़ेगा। तो वो कौन कौन देश है तो याद रखेंगे, वो देश है सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती। लेकिन एक देश और याद रखेंगे, वो देश है इरिट्रिया। ठीक है, इरिट्रिया, इतना देश। तो सोमालिया, इथियोपिया तथा जिबूती और इरिट्रिया ये अफ्रीका महादेश के पूर्वी छोर पर देखेंगे, पूर्वी हिस्सा पर मिस्र के नीचे एक सींग की तरह निकला हुआ है, उसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलर घाटी अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है तो ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु एक योजना या एस्पायर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वो आपका ध्यान रखेंगे, इसका सही आंसर होगा माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा ये एस्पायर को बढ़ावा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलान फिर से करना है, यानी लो अयस्क सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है। तो लो अयस्क के बारे में याद रखेंगे, सबसे अधिक पाया जाता है वो है मेसाबी की खाने। ये मेसाबी कहाँ है याद रखेंगे, अमेरिका में है। ठीक है, अमेरिका में। खनिज तेल जो है वो आपका याद रखेंगे बाकू में याद रखेंगे, अजरबैजान। ठीक है, बाकू में। तांबा जो दिखाई पड़ रहा है वो तांबा आपका विधम में। ठीक है, और यूरेनियम जो है वो पोर्ट रेडियम है कहाँ, ये कनाडा में। ठीक है, पोर्ट रेडियम कहाँ है, कनाडा में। ठीक है, और आज का 50वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, इसको फिर से मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अग्रणी उत्पादक देश और पदार्थ है चीन सबसे अधिक क्या उत्पादन करता है तो याद रखेंगे वो है लो अयस्क। ठीक है, भारत जो है वो दूध का उत्पादन सबसे अधिक करता है, सऊदी अरब पेट्रोलियम का, और थाईलैंड प्राकृतिक रबड़ का। ठीक है, यानी इसका जो आंसर होगा वो है 3 2 4 1। ठीक है, 3 2 4 1। तो इस तरह करके आप मिलान करके देख लीजिएगा दोस्तों। ये आज के लिए इतना ही प्यास क्वेश्चन, जो रेस्ट बचता है 70 क्वेश्चन 72 क्वेश्चन वो मैं अगले दिन कराऊंगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, देखिए सही तरीके से, जो भी गलत लग रहा या कुछ और आंसर इसका सही हो सकता है आप लोग कमेंट करेंगे। दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि अगर आप जुड़े रहेंगे इस तरह करके, और आपको इस तरह आपके पास प्रैक्टिस सेट कुछ कहते हैं प्रैक्टिस सेट आएगा, फिर इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन भी होगा। ये आप इसी चैनल के माध्यम से आप जुड़े रहेंगे, सारा कुछ अवेलेबल कराया जाएगा। दोस्तों ध्यान इस बात का रखेंगे कि अगर आप नए हैं सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक शेयर और कमेंट भी करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।